राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूएसवाई क्लासेस में। तो आज हम देखेंगे टीजीटी 2004 का प्रीवियस ईयर पेपर। हम 2003 का इससे पहले देखे हैं 2 पार्ट में। 2003 तक केवल 85 प्रश्न ही पूछे जाते हैं, लेकिन 2004 से 125 प्रश्नों की श्रृंखला हमारे सामने प्रस्तुत होने लगी। ठीक, 2004 से 125 प्रश्न पेपर में आने लगे। तो अब हम यहाँ से क्या देखेंगे, 125 प्रश्न देखेंगे। ठीक, 2004 से। तो 2004 का टीजीटी का प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग देख रहे हैं। 125 प्रश्न देखेंगे। ठीक, 2004 का पेपर हम 2 पार्ट में देखेंगे। सारे अभी तक हम पेपर 2 पार्ट में देखे हैं ताकि वीडियो छोटा छोटा रहे। आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और देखें उसे। आपका कम समय हो, कम समय में आपके सामने आए हुए प्रश्नों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक, ताकि जो भी प्रश्न आए आपकी नजर से एक बार गुजर जाए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं आए हुए प्रश्न। ठीक, तो समय वेस्ट न करते हुए हम चलते हैं प्रश्नों पे। ठीक, तो ये पार्ट 1 है, टीजीटी 2004 के पेपर का ये पार्ट 1 है। इसको हम लोग आज देखेंगे। तो पहला प्रश्न आते हैं, हम लोग कहाँ आते हैं, पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न पूछा है कि देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है। देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है। तो सभी को पता है कि देहाती दुनिया के रचनाकार शिवपूजन सहाय हैं। आंचलिक उपन्यास है उनका। ठीक, तो देहाती दुनिया के रचनाकार शिवपूजन सहाय हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा कि गेहूं और गुलाब की विधा क्या है। क्या पूछा है कि गेहूं और गुलाब, रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है, तो इसकी विधा क्या है। तो ना उपन्यास है, ना नाटक है, ना कहानी है। तो क्या लगाएंगे हम, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गेहूं और गुलाब की विधा रेखा चित्र है। ठीक, तो रेखा चित्र विकल्प में है नहीं, तो इसीलिए हम लगाएंगे इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल दूसरा प्रश्न हो गया। अब आते हैं हम तीसरे प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न आज की क्लास का ये है कि आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है। क्या पूछा है प्रश्न, आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है। ठीक, तो विष्णु प्रभाकर ने लिखा है, और किसके जीवन पे, तो शरत चंद्र के जीवन पे। शरत चंद्र के जीवन पे आधारित जीवनी है ये, जीवनी है। इसको लिखा विष्णु प्रभाकर ने है, पर किसके ऊपर लिखा है, तो शरत चंद्र के ऊपर लिखा है। तो सी हो जाएगा सही आंसर इसका। चलिए, अब आते हैं हम चौथे नंबर पे। चौथा नंबर का हमारा प्रश्न क्या है कि मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है। चौथा प्रश्न क्या है कि मेरी जीवन यात्रा, ये आत्मकथा है किसी की। तो आप लोगों को बताना है किसकी आत्मकथा है। तो राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है मेरी जीवन यात्रा नाम से। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा राहुल सांकृत्यायन की है। ठीक, चलिए अब आते हैं 5वें नंबर के प्रश्न पे। 5वां नंबर का हमारा प्रश्न ये है, आधा गांव के लेखक कौन है। ये उपन्यास है आधा गांव, गंगौली गांव का चित्रण है। तो इसके लेखक कौन है, राही मासूम रजा। आधा गांव उपन्यास के लेखक राही मासूम रजा हैं। तो ध्यान देना है, आधा गांव के लेखक राही मासूम रजा हैं। क्लियर है। चलिए अब आते हैं 6वें नंबर पे का। 6वें नंबर पे का क्या है प्रश्न हमारा कि हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक कौन है। तो शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक हिंदी में श्री राम शर्मा है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। कौन है, श्री राम शर्मा। चलिए 7वें प्रश्न पे कि तारसप्तक में कौन कवि शामिल नहीं था। तो तारसप्तक में दिनकर नहीं शामिल थे। क्यों, क्योंकि ये प्रयोगवाद में थे ही नहीं। ये तो उत्तर छहवाद में आते हैं ना, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा में, तो इसीलिए ये शामिल नहीं थे। बाकी प्रभाकर, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, ये तीनों शामिल थे। चलिए 8वां प्रश्न ये है कि एक बूंद सहसा उछली, इसकी विधा क्या है। एक बूंद सहसा उछली, इसकी विधा पूछा है। तो ये यात्रा वृतांत है। किसका, तो अज्ञे का। अज्ञे ने 2 यात्रा वृतांत लिखा है, अरे यायावर रहेगा याद, और एक है एक बूंद सहसा उछली। ठीक, तो ये ध्यान देना है आप लोगों को। चलिए अब आते हैं 9वें नंबर के प्रश्न पर। 9वें नंबर का प्रश्न हमारा ये है कि चारु चंद्रलेख उपन्यास किसका है। चारु चंद्रलेख उपन्यास किसका है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है चारु चंद्रलेख। इससे पहले हम देखे थे 2003 में पूछा था कि बाण भट्ट की आत्मकथा किसका उपन्यास है, और यहाँ पे क्या पूछा
यहाँ पे चारूचंद्र लेख पूछा है, तो जिस कवि से एक बार प्रश्न बन जाता है तो उस कवि की सारी रचनाएं हमको याद कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दोबारा भी वहां से प्रश्न बन सकता है ना। जैसे पीछे बाणभट्ट की आत्मकथा पूछा था, अब चारूचंद्र लेख पूछ दिया। तो चारूचंद्र लेख उपन्यास किसका है? हजारीप्रसाद द्विवेदी का है। चलिए 10वां नंबर का प्रश्न हमारा ये है कि गली आगे मुड़ती है के लेखक कौन है? तो इसके लेखक शिव प्रसाद सिंह हैं। कौन है? शिव प्रसाद सिंह है गली आगे मुड़ती है के लेखक। चलिए पृथ्वीराज की आंखें, ये नाटक किसका है? एकांकी नाटक है। पृथ्वीराज की आंखें तो राम कुमार वर्मा की है। किसकी है? राम कुमार वर्मा ने लिखा है पृथ्वीराज की आंखें। तो बिल्कुल आप लोगों को ध्यान देना है कि पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता राम कुमार वर्मा है। चलिए अब आते हैं हम 12 नंबर के प्रश्न पे। 12 नंबर का प्रश्न हमारा ये है, कुआनो नदी ये कविता संग्रह है। किसकी कविता है कुआनो नदी? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा है कुआनो नदी। तो ध्यान देना है कि कुआनो नदी कविता के रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। क्लियर है? चलिए 13 नंबर का प्रश्न हमारा ये है कि आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन किसका है? कौन सा? आत्महत्या के विरुद्ध। तो आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन रघुवीर सहाय का है। इन्होंने लिखा था हंसो हंसो जल्दी हंसो। तो आत्महत्या के विरुद्ध भी इन्होंने ही लिखा है। किसने? तो रघुवीर सहाय ने। चलिए अब आते हैं 14 नंबर पे। 14 नंबर का हमारा प्रश्न ये है कि धर्म युग पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? ये पत्रिका थी किसी की, तो धर्म युग पत्रिका के संपादक कौन थे? तो धर्मवीर भारती थे। बम्बई से इसका संपादन करते थे। साप्ताहिक पत्रिका थी ये। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि धर्मवीर पत्रिका के संपादक कौन थे धर्म युग पत्रिका के? तो धर्मवीर भारती थे। चलिए अब आते हैं 15 नंबर के प्रश्न पे। 15 नंबर का हमारा प्रश्न ये है कि भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा ग्रंथ के लेखक कौन है? आलोचनात्मक ग्रंथ है ये, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा। तो रामविलास शर्मा की है। किसकी है? रामविलास शर्मा ने लिखा है भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा। 16 नंबर का प्रश्न हमारा ये है कि श्रीलाल शुक्ल की रचना कौन सी है? तो राग दरबारी उपन्यास है श्रीलाल शुक्ल का। ठीक, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आते हैं 17 नंबर पे। 17 नंबर का हमारा प्रश्न ये है कि स्वार्थ का विलोम क्या होगा? तो स्वार्थ का विलोम परमार्थ होगा। क्या होगा? तो स्वार्थ का विलोम परमार्थ होता है। तो बिल्कुल ऑप्शन ए सही है। चलिए 18 नंबर का हमारा प्रश्न ये है कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, तो इसमें यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है, ध्यान देना है। चलिए 19 नंबर का है कि कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो पूजनीय शुद्ध है, पूजनीय ऐसे नहीं लिखते हैं। ठीक, आधा ज नहीं रहता है। उज्ज्वल भी अशुद्ध है, ज्योत्सना भी अशुद्ध है। कौन सा शुद्ध है? तो परिपार्श्विक शुद्ध है। सी क्या है? सी ऑप्शन बिल्कुल शुद्ध है। तो परिपार्श्विक शुद्ध शब्द है। चलिए 20 नंबर का प्रश्न हमारा ये है कि ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? आनंदवर्धन ने लिखा है। तो किस तत्व से संबंधित है? तो ध्वन्यालोक है, तो ध्वनि से संबंधित ग्रंथ है। ये ध्यान देना है सभी को। चलिए अगला प्रश्न ये है 21 नंबर का कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? ठीक, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो हिंदी भाषा के विकास संबंधी निर्देश दिए गए हैं 351 में। जब विकास की बात आएगी तो अनुच्छेद 351 पे हो जाएगा। चलिए 22 नंबर का हमारा प्रश्न ये है कि कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो गंगा का पर्यायवाची सरिता नहीं है। सरिता किसका है? तो नदी का पर्याय है। बाकी जाह्नवी, देवापगा, सुरसई सब गंगा के पर्यायवाची हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं 23 नंबर पे। 23 नंबर का हमारा प्रश्न ये है कि कौन मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक नहीं है? तो विजय देव नारायण शाही जो हैं ये मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक नहीं हैं।
बाकी नामवर सिंह मार्क्सवादी विचारधारा के हैं, शिवदान सिंह चौहान भी हैं, रामविलास शर्मा तो प्रसिद्ध हैं। कौन नहीं है मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक? तो विजय देवनारायण शाही नहीं है। क्लियर है? चलिए अब आते हैं 24 नंबर पे। 24 नंबर का हमारा प्रश्न ये है कि कनुप्रिया के लेखक कौन है? क्या प्रश्न है कि कनुप्रिया के लेखक कौन है? तो कनुप्रिया के लेखक धर्मवीर भारती हैं। कनुप्रिया के लेखक कौन है? तो धर्मवीर भारती हैं। चलिए अब आते हैं 25 नंबर पे। नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? तो अरुण कमल ने लिखा है। क्या लिखा है? नए इलाके में। किसने लिखा है? तो अरुण कमल ने लिखा है। तो बिल्कुल डी ऑप्शन हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है। 26 नंबर में क्या पूछा है कि कौन आंचलिक उपन्यासकार है? क्या पूछा है कि कौन आंचलिक उपन्यासकार है? तो राही मासूम रजा। यहाँ पे गलत दे दिया है। ठीक, ये तो मनोविश्लेषणवादी है जैनेन्द्र ना, तो ये गलत दे दिया है। आंचलिक उपन्यासकार कौन है? तो राही मासूम रजा है। आधा गांव इनका उपन्यास है। तो आंचलिक उपन्यासकार राही मासूम रजा है। चलिए अब आते हैं 27 नंबर पे कि पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन है? तो पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक उदय प्रकाश हैं। कौन है? तो उदय प्रकाश ने लिखा है पाल गोमरा का स्कूटर। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 28 नंबर का हमारा प्रश्न ये है कि निषाद बांसुरी की रचना विधा क्या है? इसकी विधा पूछा है कि निषाद बांसुरी की विधा क्या है? तो ललित निबंध है। किसका निबंध है? तो निषाद बांसुरी कुबेर नाथ राय का ललित निबंध है। ये ध्यान देना है, कुबेर नाथ राय ललित निबंधकार थे। चलिए 29 नंबर का प्रश्न ये है कि टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक कौन है? तो देखिए भगवती चरण वर्मा का इससे पहले 2003 में पूछा था चित्रलेखा। अब यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पे टेढ़े मेढ़े रास्ते पूछ दिया। इसीलिए मैंने कह रही थी कि जिस लेखक से प्रश्न बन गया है उसकी सारी रचनाएं याद कर जाइए, क्योंकि हो सकता है तो दोबारा उसी लेखक से प्रश्न बनाए पर कोई और रचना का बनाए। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, वही कर भी रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर इसीलिए पढ़ा जाता है ताकि अनुभव मिलता है हमें कि प्रश्न कहाँ से बन रहे हैं। ठीक, तो इसीलिए कितना भी सरल हो या फिर टफ हो, इसको जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़िए। जितनी बार पढ़ेंगे एक नया अनुभव मिलेगा। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक भगवती चरण वर्मा है। चलिए 30 नंबर का प्रश्न है इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? तो इंदुमती कहानी के लेखक किशोरी लाल गोस्वामी हैं। ये हिंदी की प्रथम कहानी है, 1900 में लिखी गई थी। ठीक, चलिए 31 नंबर का प्रश्न हमारा ये है कि बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन है? तो गुलेरी जी है ना, 3 ही कहानियां हैं इनकी। तो उसने कहा था बुद्धू का कांटा सुखमय जीवन। तो बुद्धू का कांटा कहानी गुलेरी जी की है। 32 नंबर का हमारा प्रश्न ये है कि कमल नयन में कौन सा समास है? क्या प्रश्न है कि कमल नयन में कौन सा समास है? तो कमल नयन में बहुब्रीहि समास है। ठीक, कौन सा समास है? बहुब्रीहि। होगा कर्मधारय पर विकल्प में कर्मधारय है नहीं, तो कौन सा लगाएंगे? बहुब्रीहि लगा देंगे हम। ठीक, तो बिल्कुल सी ऑप्शन राइट है। चलिए 33 नंबर का प्रश्न ये है कि हानि लाभ में कौन सा समास है? तो हानि लाभ में द्वंद्व समास है। चूंकि द्वंद्व समास विकल्प में दिया नहीं है, इसीलिए हम लगाएंगे इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न हमारा 34 नंबर का है, मुहावरा है कि न नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी। इसका अर्थ क्या होता है? न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, तो इसका अर्थ होता है कि असंभव कार्य। क्या होता है? असंभव कार्य। ठीक, तो बिल्कुल डी होगा। चलिए अब आते हैं 35 नंबर पे। 35 नंबर में पूछा है कि निम्न में से लोकोक्ति को चुनना है। किसे चुनना है? लोकोक्ति को। तो ध्यान देना है, मुहावरे के अंत में ना लगा होता है। मुहावरे के अंत में ना लगा रहेगा या ना का सेंस उसके अंत में हम जोड़ सकते हैं, लेकिन लोकोक्ति में ना नहीं लगा रहता है। ठीक, तो अधजल गगरी छलकत जाए, ये लोकोक्ति है। जैसे अंधे की लकड़ी, तो यहाँ पे हम होना लगा देंगे ना, अंधे की लकड़ी होना तो ना आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम ना नहीं लगा सकते। अधजल गगरी छलकत जाए होना नहीं, गलत हो जाएगा ना। तो ये सभी में ना दिया है, इन दोनों में, इसमें नहीं दिया तो इसमें हम होना लगा सकते हैं तो बैठ जाएगा, लेकिन इसमें नहीं हो पाएगा। किसमें? तो डी वाले में। तो यही लोकोक्ति है, अधजल गगरी छलकत जाए। अब आते हैं 36 नंबर पे। 36 नंबर का हमारा प्रश्न ये है
कि दुलाई वाली किस विधा की रचना है। क्या प्रश्न है कि दुलाई वाली किस विधा की रचना है। तो दुलाई वाली कहानी है, किसकी कहानी है, तो बंग महिला ने लिखा है दुलाई वाली। ठीक, तो बिल्कुल 36 का ए ऑप्शन राइट है। चलिए अब आते हैं 37 नंबर का। 37 नंबर का हमारा प्रश्न ये है कि भूल गलती कविता के कवि कौन हैं। तो भूल गलती, चकमक की चिंगारियां, अंधेरे में, सब किसने लिखा है, तो मुक्ति बोध ने लिखा है भूल गलती कविता। तो ध्यान देना है कि भूल गलती कविता मुक्ति बोध की है। चलिए अब आते हैं 38 नंबर पे आते हैं हम। 38 नंबर में पूछा है कि कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है। क्या पूछा है कि कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है। तो परती परिकथा नहीं है। परती परिकथा किसका उपन्यास है, तो रेणु ने लिखा है परती परिकथा। तो ध्यान देना है कि रेणु का उपन्यास है परती परिकथा, बाकी तीनों नागार्जुन का है। चलिए 39 नंबर का है कि जुलूस उपन्यास के लेखक कौन है। प्रश्न क्या पूछा है कि जुलूस उपन्यास के लेखक कौन है। तो जुलूस उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। कौन है, तो फणीश्वर नाथ रेणु। चलिए अब आते हैं 40 नंबर पे। 40 नंबर का हमारा प्रश्न ये है कि बकरी नाटक के रचयिता कौन है। क्या प्रश्न पूछा है, बकरी नाटक के रचयिता कौन है। तो बकरी नाटक के रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। कौन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। चलिए अब आते हैं 41 नंबर का। संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है, दिनकर की है, ये ध्यान देना है। संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर की रचना है। ठीक, अब आते हैं 42 नंबर पे। 42 नंबर का हमारा प्रश्न ये है कि निम्न में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं। ठीक, तो किस कृति के लेखक हैं, तो भाषा और समाज किसने लिखा है, तो रामविलास शर्मा ने लिखा है भाषा और समाज। तो भाषा और समाज कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं, ये ध्यान देना है। अब आते हैं 43 नंबर पे। 43 नंबर में पूछा है कि किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। तो नरेश मेहता को मिल चुका है, दिनकर को मिल चुका है, निर्मल वर्मा को मिल चुका है, किसको नहीं मिला है, तो नागार्जुन को नहीं मिला है। ठीक, तो ध्यान देना है। चलिए अब आते हैं 44 नंबर का। देखिए मगध पूछा था 2003 में भी ना, 2004 में भी रिपीट कर दिया, इसीलिए पीडीएस के प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। मगध कविता संग्रह के रचयिता कौन है, तो श्रीकांत वर्मा है मगध के रचयिता। बिल्कुल ऑप्शन बी सही होगा। चलिए 45 नंबर में क्या है कि कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है। तो सभी को पता है कि दोहा का विपरीत छंद सोरठा है, क्योंकि सोरठा विकल्प में दिया नहीं है, इसीलिए हम लगाएंगे इनमें से कोई नहीं। क्या लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। 46 नंबर का प्रश्न हमारा ये है कि काला जल कथानक किस समस्या से संबंधित है। काला जल उपन्यास है, किसका उपन्यास है, तो गुलशेर खां सानी ने लिखा था काला जल उपन्यास। तो इसमें कौन सी समस्या को उभारा गया है, सांप्रदायिकता को। किसको, तो सांप्रदायिकता को, ये ध्यान देना है। अब आते हैं 47 नंबर पे। 47 नंबर में पूछा है कि नेताजी कहीन। नेताजी कहीन उपन्यास है, किसका है, तो मनोहर श्याम जोशी ने लिखा है नेताजी कहीन। ठीक, चलिए 48 नंबर पे। चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या कितनी होती है। तो सभी को पता है कि चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या 16 होती है। कितनी होती है, तो 16 चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या है। अब आते हैं 49 नंबर पे। 49 नंबर का प्रश्न हमारा ये है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। कौन सा वाक्य शुद्ध है, राम रोटी खाया है, गलत है ये। ठीक, राम ने रोटी खाया है, ये भी गलत है। राम रोटी खा लिया, ये भी गलत है। कौन सा शुद्ध है, तो ऑप्शन सी शुद्ध है, राम ने रोटी खाई है। कौन सा शुद्ध है, सी वाला, राम ने रोटी खाई है। चलिए अब आते हैं 50 नंबर का। 50 नंबर का हमारा प्रश्न ये है कि शुद्ध शब्द को चुनना है। किसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। कौन सा शुद्ध है, तो दूसरा वाला शुद्ध है। संन्यास में 100 के ऊपर भी बिंदी रहेगी, आधा न भी रहेगा, फिर यास रहेगा। तो संन्यास शब्द बिल्कुल शुद्ध है, दूसरा वाला। चलिए अब आते हैं 51 नंबर पे। 51 नंबर में पूछा है कि प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है।
तो प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास गोदान है। कौन सा है? तो प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास गोदान है, ये ध्यान देना है। 52 नंबर में पूछा है मिलान कीजिए। क्या पूछा है? मिलान कीजिए। तो 52 नंबर में मिलान करेंगे। शेखर एक जीवनी किसकी है? अज्ञे की है। अशोक के फूल हजारी का। क्या भूलू के याद करूं? हरिवंश राय बच्चन का। ठीक, सॉरी गलती हो गया, चिन्ह गलती लग गया। तो शेखर एक जीवनी अज्ञे का है, अशोक के फूल हजारी का है, क्या भूलू के याद करूं, हरिवंश राय बच्चन का है। तो क का 3 होगा। ठीक, तो क का 3 होगा और ख का 1 होगा। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर है। ठीक, तो बिल्कुल 52 का ऑप्शन 3 होगा। चलिए अब आते हैं हम 53 नंबर के प्रश्न पे। 53 नंबर का हमारा प्रश्न ये है कि अनंत का संधि विच्छेद क्या होगा? अनंत का संधि विच्छेद होता है अन प्लस अंत। क्या होता है? अन प्लस अंत होता है, बी वाला। अन में हलंत लगा रहेगा, उसके बाद अंत। ठीक, तो बिल्कुल ऑप्शन बी राइट है। 54 नंबर का हमारा प्रश्न ये है कि बाल्टी कैसा शब्द है? तो बाल्टी विदेशज शब्द है। क्यों? क्योंकि ये पुर्तगाली भाषा का है ना, तो पुर्तगाली विदेशी भाषा है, इसीलिए बाल्टी भी क्या हुआ? विदेशज शब्द हुआ। चलिए ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा कैसी है? कहाँ से निकली थी? पूर्वी से कि पश्चिमी से कि बिहारी से कि पहाड़ी से? तो ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है। अभी 2003 में प्रश्न आया था कि पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली का नाम बताइए, तब तक 2004 में पूछ दिया कि ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की बोली है, ध्यान देना है। देख रहे हैं आप लोग कितना मैच कर रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर से कितना अनुभव मिल रहा है, इसीलिए ध्यान देना है बिल्कुल। चलिए 56 नंबर का प्रश्न ये है कि नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? तो नासिकेतोपाख्यान के लेखक सदल मिश्र हैं। कौन है? तो सदल मिश्र हैं, ये ध्यान देना है। अगला प्रश्न है कि शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? तो शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। किसने किया? तो शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया, ये ध्यान देना है सभी को। किसने किया? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। चलिए आगे आते हैं 58 नंबर पे। 58 नंबर का हमारा प्रश्न ये है कि भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान कब दिया था? भारतेंदु ने अपना बलिया में एक ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था ना, तो कब दिया था? डेट पूछ रहा है। तो 1884 ईस्वी में दिया था, और संवत में बोले तो संवत में 1941 में दिया था। लेकिन ईस्वी में ध्यान देना, 1884 ईस्वी में बलिया वाला व्याख्यान दिए थे भारतेंदु। ठीक, चलिए अगला प्रश्न ये है कि परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास है ना, 2003 में हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती से प्रश्न बना था, 2004 में परीक्षा गुरु उपन्यास से बन गया। तो परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। चलिए अगला प्रश्न ये है 60 नंबर का कि भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा कौन सी है? तो भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा नाटक है। क्या है? तो भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा नाटक है, ये ध्यान देना है। भारतेंदु युग में नाटक का बहुत अधिक विकास हुआ था। तो हम लोगों का 60 प्रश्न क्या हुआ? 60 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो चुके। ठीक, 60 प्रश्न कंप्लीट हो चुके और 65 प्रश्न बचे हैं। तो हम 65 प्रश्न को किस में देखेंगे? पार्ट 2 में देखेंगे। ये हमारा टीजीटी 2004 का पार्ट 1 है। ठीक, ये टीजीटी 2004 का पार्ट 1 है। अभी आप लोगों को अगले वीडियो में टीजीटी 2004 का पार्ट 2 मिलेगा, उसमें हम बचे 65 प्रश्नों को देखेंगे। 61 नंबर से हमें देखना रहेगा। ठीक, तो हम क्लास को यहीं पे बंद करेंगे और आप सभी लोग बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा और लाइक शेयर आप लोग कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो नए होंगे, अधिक लोगों तक इसे पहुंचाइएगा, क्योंकि हिंदी की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट चैनल है यूएसवाई क्लासेस। और आगे ही आप लोगों के लिए हमेशा बेहतर से बेहतर यहाँ पे आप लोगों को हिंदी की तैयारी करवाई जाएगी। तो इसीलिए आप लोग सभी लोग लाइक और शेयर करते रहिएगा। अब हम क्लास को यहाँ पे ब्रेक करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।